नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। बिल्कुल सही बात है। आपके जीवन में जब तक गलतियां नहीं होंगी, जब तक आप किसी भी कठिन परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे, तब तक आप अपने इस जीवन के अध्याय को नहीं सीख पाएंगे। और जीवन के अध्याय सीखकर आपको एक अच्छा खासा अनुभव मिलता है, और वह अच्छा अनुभव आपको नम्र और विनम्र व्यक्ति बनाता है, जो कि एक महान व्यक्ति होने के लक्षण हैं। तो महानता की बात की जाए तो महानता आती है ऐसे ही कठिन दौर से गुजरने वाले व्यक्तियों के जीवन में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है 22 जून को। याद रखेंगे कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? 22 जून को मनाया गया। 22 जून सही उत्तर है। बात करते खबर की, तो विश्व वर्षा वन दिवस हर साल 22 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्षा वनों और उनमें रहने वाली समस्त जैविक प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो वह विश्व वर्षा वन दिवस। थोड़ा सा बात करते हैं वर्षा वन क्या होते हैं। वर्षा वन, तो वर्षा वनों को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। याद रखेंगे, इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस लेने में हम उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का, और लगभग पूरे विश्व भर में लगभग 30 से 35% ऑक्सीजन का जो उत्पादन है इन्हीं वर्षा वनों के कारण ही हो पाता है, और जिसके कारण हमें शुद्ध और स्वच्छ जो है वह ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही साथ यह पूरे विश्व का लगभग 25% से 30% तक का प्रदूषण भी कम करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और वर्षावन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्षावन दो प्रकार के होते हैं। एक वन होते हैं जिन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन एक होते हैं उष्णकटिबंधीय, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण या समशीतोष्ण, इन्हीं को बोलते हैं शीतोष्ण वन। तो ये दो तरह के वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन वे होते हैं जो पृथ्वी में भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ गर्म जलवायु होती है, नम जलवायु होती है, वहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। जैसे भूमध्य रेखा के पास के जैसे अफ्रीकन देश हो गए या दक्षिण अमेरिकी देश हो गए, तो यहाँ के देशों के आसपास में जो देश हैं उन देशों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। शीतोष्ण वनों की बात की जाए तो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय वनों के बीच में, यानी कि जो ध्रुवी होते उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में और भूमध्य रेखा के बीच में पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्म जलवायु होती, ना ही ज़्यादा ठंडी जलवायु होती, इसलिए इन्हें शीतोष्ण या समशीतोष्ण वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण है जैसे अमेजन वन। अमेजन का जंगल आपने सुना होगा, और सुना होगा कांगो बेसिन का वर्षा वन, है ना, ये भी सुना होगा कांगो बेसिन का वर्षा वन। तो अमेजन जो है ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, और जो कांगो बेसिन वन है ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखेंगे, अफ्रीका में। अमेजन जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा वर्षा वन, आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा वर्षा वन है ना, जो कि पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादित करता है। कितने प्रतिशत? 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले अमेजन का वन करता है। और शीतोष्ण वन के उदाहरण जैसे आप देखेंगे चिली का समशीतोष्ण वन, और साथ ही साथ कनाडा और यूएस के जो कनाडा व यूएसए के तटीय क्षेत्रों, पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र होते हैं, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले रेडवुड वन। तो ये रेडवुड वन भी शीतोष्ण वन के उदाहरण है। और ये शीतोष्ण वन न्यूजीलैंड हो गया, और भारत, पूर्वी एशिया यानी कि भारत में हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं शीतोष्ण वन।
तो ये वन थे। और वनों की बात की जाए तो वर्षा वन कहलाते हैं जिनमें 80 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हो रही हो, वे सभी वन कहलाते हैं वर्षा वन। तो साल भर ऐसे वनों में साल भर वर्षा होती है और साल भर ये हरे भरे वृक्ष बने रहते हैं यहाँ पर, इसलिए कहलाते हैं वर्षा वन। तो और एक इसके बारे में, अमेजन के बारे में अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि यहाँ प्रतिदिन 4 फुट वालों जितना जो जंगल है वो साफ किया जा रहा है। तो बड़ी दुखद बात है ये। हमारे मानव सभ्यता कितनी ज़्यादा जंगल नष्ट कर रही है, जिससे कि हम सीधे रूप से हमारी पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती है। यहाँ का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ऐसी सारी प्राकृतिक समस्याएं वनों के कट जाने के कारण पैदा होंगी, जो कि हम मानवों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। तो इन्हीं वर्षा वनों को बचाने के लिए, इनके संदर्भ में बहुत सारी शपथ लेने के लिए जो मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष को मनाने की शुरुआत जो हुई थी वह 2017 में हुई थी। आपको याद रखना है कि 2017 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? इन विच फील्ड हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और बात करते हैं खबर की, तो भारत सरकार सिकल सेल रोग के उपचार के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और एक और चीज़ इसके बारे में सरकार ने कही है कि हम 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे जो भी सिकल सेल एनीमिया का इलाज ढूंढ के निकालेगा। 10 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाएगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में अब दिया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस देश को बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है? टू विच कंट्री हैज द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार बीन एक्सपोर्टेड रिसेंटली? तो ये एक्सपोर्ट किया जाएगा गिनी को। ये एक डीजल इंजन है जो कि बना है बिहार में। और ये जो है 3.5 से 4,000 सीसी है, HP का इंजन है, जो कि गिनी को एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। बात करते खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को अफ्रीकी देश गिनी को बिहार में बने लोकोमोटिव इंजन के निर्यात को हरी झंडी दिखाई है। यह पहली बार है जब बिहार में निर्मित कोई लोकोमोटिव विदेश को निर्यात की जा रही है। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के सारण के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में किया गया है ना। और ये जो डीजल इंजन है ये जाएगा गिनी। और पहली बार ऐसा होगा कि जब भारत ने किसी भी अपने ऐसे डीजल इंजन को कहीं पर विदेश में एक्सपोर्ट किया हो। बात करते हैं गिनी की, तो गिनी की राजधानी की अगर बात की जाए तो गिनी की राजधानी है कोनाक्री। कोनाक्री यहाँ की राजधानी है, याद रखना है, आपको याद रखना है, कोनाक्री यहाँ की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, यहाँ ये बड़ा वैसा देश था, 2010 तक यहाँ तख्ता पलट होते रहे, सैन्य कार्रवाइयाँ होती रहीं और बड़ा ही अत्याचार करने वाला देश है। यहाँ की महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता, बच्चों के ऊपर यहाँ की सेनाओं के द्वारा बहुत अत्याचार किए गए। यहाँ पर जो पहला मतलब को बोला जाए कि पहला जो गणराज्य में होने वाला चुनाव था वो वर्ष 2010 में यहाँ पर संपन्न हुआ था। तो राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं मामाडी यहाँ के राष्ट्रपति। इनका पूरा नाम मामाडी डोम्बोया है, याद रखेंगे, मामाडी डोम्बोया इनका पूरा नाम है, मामाडी डोम्बोया। अगर मुद्रा की बात की जाए तो गिनी की मुद्रा है गिनियन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, यह भी आपको याद रखना है। और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है और जनजातियों वाला देश है पश्चिमी अफ्रीकी देश। और यहाँ पर ज़्यादातर जो कमान है वह मुस्लिम समुदाय के हाथ में है। पश्चिमी अफ्रीका का यह देश है और जनजातियाँ यहाँ पर बहुत आयत में निवास करती हैं, जो कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र इसको बनाती। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? हु सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल रॉकेट? तो ये है जापान की कंपनी होंडा बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है
जो पहले भारत की एक हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर 2 पहिया वाहन का निर्माण करती थी। चलिए बात करते हैं खबर की। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा और अभी उसने अपने पहले रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रियूजेबल रॉकेट का मतलब यह होता है जिसे बार बार यूज कर सकते हैं। यह परीक्षण जापान के होक्काइडो प्रांत के ताइकी टाउन में किया गया, जिसे स्पेस टाउन के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह यह अमेरिका और चीन के बाद बाहर पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है। इसके पहले आपने बहुत पहले अभी तो कुछ दिनों पहले यह खबर सुनी होगी कि ऐसा ही रीयूजेबल रॉकेट जो है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसने भी बनाया और उसका सफल परीक्षण किया था। तो ये होंडा कंपनी अब जापान की बन गई है जिसने रीयूजेबल रॉकेट बना लिया है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता है? हु हैज वन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25? तो यह जीता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यह अवार्ड जीता है। बात करते हैं खबर की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। यह पुरस्कार देने वाला संस्थान वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग है, DFS है। वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है किसी ऐसे संस्थान को जो कि वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा अवार्ड जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीत लिया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यह भारतीय डाक का ही एक उपक्रम है, एक शाखा है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस द कंट्रीज फर्स्ट योगा पॉलिसी? तो ये जो राज्य है अपना प्यारा सा देवभूमि उत्तराखंड है, देवों की भूमि है कहते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड है। बात करते हैं खबर की। तो देश की पहली योग नीति की घोषणा उत्तराखंड राज्य में की गई है। यह घोषणा 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना है। याद रखेंगे उत्तराखंड में बहुत सारे योगी तपस्वी रह चुके हैं और इसको इसलिए देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषता बनाए रखने के लिए यहाँ की सरकार ने इसको वैश्विक स्तर पर योग की धरती बनाने के लिए इस चीज़ को, इस योजना को लेकर आए हैं, इस नीति को लेकर आए हैं, जिसके तहत अब उत्तराखंड में बहुत सारे योग के ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जिस पर कि यह उद्देश्य पूरा होगा, जिसे वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाएगा उत्तराखंड को। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून यहाँ की राजधानी है। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति की, राज्यपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं देहरादून के राज्यपाल, यहाँ के बात की जाए तो यहाँ की राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और यहाँ के CM की अगर बात की जाए तो यहाँ के CM साहब हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको याद रखना है ये BJP पार्टी से मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड की बात कर लेंगे। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट लॉन्च फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो ये जो नाम है यह है विराज नाम है इस शुभंकर का। बात करते हैं खबर की। तो नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर का नाम विराज है। यह शुभंकर साहस, आत्मबल और समावेशिता का प्रतीक है। लोगों का उद्देश्य क्या है? तो लोगों का उद्देश्य है भारत की विविधता, खेल भावना और पैरा एथलीटों की दृढ़ता को दर्शाना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये विराज जो शुभंकर है यह जारी किया गया है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को। और ये जो कि अब होने वाला है नई दिल्ली में आयोजित होगा यह पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप
ठीक है, आपको याद रखना। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस शुभंकर को इनॉग्रेट किया है या इसका जो है अनावरण किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं। तो ये जो शुरू की गई हैं हाइड्रोजन चलित बस, ये शुरू की गई हैं लेह में। लद्दाख का एक जिला है लेह, इस जिले में, लेह जिले में शुरू की गई हैं हाइड्रोजन से चलने वाली बसें। बात करते खबर की। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में जल्द ही 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें व्यावसायिक रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कें, यानी कि ऐसी बसें जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलेंगी, यहाँ पर, कहाँ पर, लेह में, लेह में। और ये बसें कैसी होंगी, जो हाइड्रोजन से चलेंगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि बीएसएनएल ने किस शहर में अपनी स्वदेशी और सिमलेस क्वांटम 5G FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया है। BSNL हैज सॉफ्ट लॉन्च इट्स इंडिजिनस एंड सिमलेस क्वांटम 5G FWA सर्विस इन विच सिटी। तो ये जो BSNL के द्वारा लॉन्च की गई है, यह लॉन्च की गई है हैदराबाद में। तेलंगाना का शहर है हैदराबाद, यहाँ की राजधानी भी है। इस शहर में किया गया है लॉन्च 5G सेवा का। बात करें खबर की। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने हैदराबाद में BSNL क्वांटम 5G FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की है। यह स्वदेशी सेवा बिना सिम फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस समाधान 5G रेडियो पर फाइबर जैसी गति प्रदान करती है। भारत की पहली बिना सिम 5G FWA सेवा है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें फाइबर केबल बिछाए बिना ही घर या ऑफिस तक तेज इंटरनेट पहुंचाया जाता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि अब जो हमारे भारत देश की जो सरकारी कंपनी है BSNL, इसने भी 5G का अपना ये जो सॉफ्ट लॉन्च है ये लॉन्च कर दिया है और जल्द ही जल्द यह पूरे देश में अब फैलेगी। कुछ समय पहले टाटा समूह ने मिलकर BSNL के साथ जितने भी नेटवर्क हैं उनको बढ़ाए जाने के लिए समझौता किया था और अब जो BSNL है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हमें देखने को मिलेगा जल्द ही कि BSNL का क्वांटम 5G जो है पूरे देश भर में चलने लगा। भी तो ये शुरुआत में हैदराबाद से शुरुआत होगा, लेकिन जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि यह पूरे देश भर में फैलने लगेगा, क्योंकि BSNL अब धीरे धीरे फायदे की कंपनी बनता जा रहा है और इसमें हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन इन विच स्टेट। तो ये राज्य जो है उत्तराखंड है ना। तपोभूमि भी बोलते हैं इसे, देवभूमि भी बोलते हैं उत्तराखंड को। बात करते खबर की। तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में शुद्ध शून्य पब्लिक पार्क के रूप में बनने वाले राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसी चीज़ें जो है हर राज्य में, जैसे ऐसे दार्शनिक स्थल हैं या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसे तपोवन या निकेतन का उद्घाटन किया जा सकता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि वहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और आगे बहुत लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।